नमस्कार, स्वागत है आपका PWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत हमारी जो यूनिट नंबर 2 है, उसको स्टार्ट करेंगे। ये एक हो रहा है गलती से, ये 2 हो गई। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत हमारी यूनिट नंबर 2 होगी और इसमें आज हम दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों का उदय हुआ और कितने वंश यहाँ पर चले। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम दिल्ली सल्तनत से और इसको आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए इसकी, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप का भी। दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? देखो, हमने पीछे देखा था, जो हमारी यूनिट नंबर 1 थी, उसमें अरबों का आक्रमण हुआ। उसी में ही क्या हुआ? तुर्कों का आक्रमण हुआ। और एक तुर्क था, कौन? गौरी। गौरी नहीं, जयचंद को हराया, और गौरी नहीं, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया था। इसी के बाद में क्या होगा? ये यहाँ पर इसका गुलाम था एक। देखो, इसके गुलाम तो खैर कई थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले व्यक्तियों का भी बाजार लगता था। जैसे मवेशियों का बाजार वर्तमान में लगता है, उनकी खरीदारी होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता था उस समय व्यक्तियों का भी बाजार लगता था और वहां पर भी व्यक्ति खरीदे और बेचे जाते थे। तो वहां पर क्या था? उन खरीदे और बेचेदारों को ही हम क्या कहते थे? उनको गुलाम कहते थे। जो खरीद कर लाया गया होता है उसी को हम गुलाम कहते हैं। और इसी का खरीदा हुआ एक दास था, गुलाम था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन और भी थे कहने के लिए तो, लेकिन ये इसका गुलाम था और ये इसका वफादार भी था और माइंडेड भी था, दिमाग वाला भी था। तो इसी वजह से क्या था, गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है। गौरी की मृत्यु के बाद जो भारत में जीते हुए क्षेत्र हैं, वो जो गौरी के गुलाम थे वो अपने आप उसे आपस में बांट लेते हैं। इस कारण क्या होता है कि जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र मिलता है वो मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बंगाल के जो आसपास का क्षेत्र मिलता है वो मिलता है बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी को। और जो आपका पश्चिम वाला क्षेत्र है, जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, जैसे कि आपका अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र, वो मिल जाता है एलदोज को। तो ये सब कौन थे? ये सब इसके गुलाम ही थे। तो लेकिन हमें थोड़ा बहुत इनके एलदोज के बारे में देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बख्तियार खिलजी के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमें किसके बारे में देखना है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। क्योंकि दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत में जो वंश की स्थापना करेगा, पहले वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही होगी। लेकिन ये ज्यादातर लंबा शासन नहीं कर पाएगा। बस 1206 से 1200 आगे तक देखें तो 1209 तक के आसपास का ये शासन ही कुल कर पाएगा। मात्र 3-4 साल का ही शासन कर पाएगा और इसी बार बीच में क्या हो जाएगी? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश स्टार्ट होगा वो हम देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश जो चलेगा वो 1206 से 1290 तक चलेगा। ठीक, उसके बाद में आएगा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से स्टार्ट होगा और 1320 तक चलेगा। फिर नेक्स्ट चलेगा आपका तुगलक वंश, और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चलेगा। और नेक्स्ट होगा सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। और उसके बाद में अंतिम वंश होगा पांचवा, लोधी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चलेगा। और ये 1526 में क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। और इसी में क्या होगा? जो लोधी वंश का अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोधी, वो बाबर से हार जाएगा पानीपत के दूसरे युद्ध में और इसकी मृत्यु हो जाएगी वहीं पर। तो इसके बाद में क्या होगा? दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में दिल्ली पर राज कौन करेंगे? राज करेंगे मुगल। तो देखो, अब यहाँ से देखो, इनका आपको क्रम भी याद रखना है कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसके बाद में कौन आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी कंडीशन ये भी याद रखनी है कि इनका सन भी थोड़ा सा याद रखना है कि किसने कब तक शासन किया। जैसे गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, तो इसी तरीके से इनका सबका क्रम आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो ये भी सवाल पुटअप कर सकता है कि बताइए कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। देखो, 1320 से 1414 तक। वो आपसे ये भी कह सकता है कि बताइए कि किस वंश के शासकों ने या किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो उन 1290 से 1320 तक मात्र 30 साल का शासन करा था खिलजी वंश के सुल्तानों ने। लेकिन खिलजी वंश के सुल्तानों ने 30 वर्ष के लिए शासन जरूर करा, लेकिन प्रभाव इन्होंने सबसे ज्यादा छोड़ा था।
क्योंकि जो अलाउद्दीन की विजय होंगी वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगी, और अलाउद्दीन ही सिकंदर बनना चाहता था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो उसने अपनी विश्व विजेता की नीति को त्याग देता है वो। तो हम शुरुआत करेंगे गुलाम वंश से। तो स्टार्ट करेंगे आज गुलाम वंश आपका। देखो, गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1290 से 1206 से 1290 तक चलेगा। अब दूसरा शासक बनेगा आपका, यहाँ पर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला जो शासक बनेगा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करेगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन होगा। तो वास्तविक संस्थापक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और इसी का ये क्या था, दामाद भी था। ये दोनों था। तो इसके बाद में वास्तविक संस्थापक जो बनेगा, वास्तविक संस्थापक बनेगा इल्तुतमिश, और ये 1211 से 1236 तक शासन करेगा। फिर उसके बाद में इसी की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनेगी, सुल्तान के पद पर बैठेगी, और 1236 से 1240 तक ये शासन करेगी यहाँ पर। उसके बाद में बहराम शाह शासन करेंगे 1240 से 1242 तक। फिर इसके बाद में आ जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1240 तक। उसके बाद में नसरुद्दीन महमूद आ जाएंगे। फिर बलबन, बलबन काफी अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे यहाँ पर। वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन है आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इसमें ज्यादातर यही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद में बलबन के बाद में कैकुआबाद बैठेगा गद्दी पर, और इसके बाद में शमसुद्दीन कैमुअर्स, और ये इस वंश का क्या होगा, अंतिम शासक। सवाल आपसे पुटअप किया जा सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन कैमुअर्स। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आप ध्यान रखें। ठीक, अब इनके बारे में हमें वन बाय वन भी पढ़ना। देखो स्टार्ट करते हैं। और देखो इस वंश की स्थापना, इसकी जो गुलाम वंश हम देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं क्या कहता है। तो इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो इस वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक कब की थी, तो 1206 में। इसको सबसे पहले, अब जरा इसके बारे में यदि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखें, तो सबसे पहले इसको किसने खरीदा था, अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था। और अब्दुल अजीज कुकी से ही इसे खरीद लिया था किसने, गौरी ने। काफी अच्छे सुरीले ढंग से क्या करता था, कुरान को पढ़ता था। और अब्दुल अजीज कुकी ने इसकी शिक्षा दीक्षा बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि जो जितना पढ़ा लिखा और अच्छा योद्धा होगा उसके दाम क्या होते थे, उतने ही अच्छे मिलते थे। तो इसी वजह से क्या था, ये जो गौरी था, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था और कुरान को बड़े सुरीले ढंग से भी पढ़ता था। जिस कारण अब देखो अगला पॉइंट, जब अब्दुल अजीज कुकी से इसे गौरी ने खरीद लिया, तो उसके बाद में जब 1205 में खोखरों के विरुद्ध युद्ध हुआ, उसमें इसने गौरी की सहायता की थी। खोखरों से के विरुद्ध लड़ने में ही इसने गौरी ने सहायता की। इसके शासनकाल में राजधानी लाहौर ही थी। इसने अपनी दिल्ली राजधानी नहीं बनाई थी, ये आप ध्यान रखना। लेकिन मुख्यालय कहाँ था, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली के पास का ही क्षेत्र इंद्रप्रस्थ जो था वो इसका मुख्यालय बना रहा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके शासनकाल में, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, लाहौर इसकी राजधानी बनकर रहा। क्यों? क्योंकि पूरब में इसे डर था बख्तियार खिलजी से, और पश्चिम में इसे किससे डर था, बख्तियार एल्दोज से। तो ये इन दोनों से पूरा पूरा इसे इन्हें डर रहता था इसे, इसलिए ये क्या करता था, ये दिल्ली में ना आकर क्या करता था, लाहौर से ही शासन को चलाता था। ये एक मामूली जाति का तुर्क था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक इसकी उपाधि थी, जिसका क्या अर्थ होता है, चंद्रमा का स्वामी। जो ऐबक थी इसकी उपाधि, जिसे कहते हैं ना कुतुबुद्दीन, नाम तो इसका कुतुबुद्दीन था, लेकिन ऐबक इसको उपाधि मिली हुई थी, और जो उस उपाधि का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का स्वामी। ये कुरान का पाठ बड़े ही सुरीले ढंग से करता था, इसी कारण इसे कुरान खां की उपाधि मिली गई। लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया। इसे पील बख्श कहा गया, और इसे हातिम दूते के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम है, अन्य नाम भी कह सकते हैं, और इन्हें उपाधियां भी कह सकते हैं। कि इसे कौन कौन सी उपाधि मिली, लाख बख्श की, लाखों का दान देने के कारण, पील बख्श की, और हातिम दूते की भी उपाधि मिली हुई थी। न्याय के लिए बहुत ज्यादा प्रिय था, न्याय प्रियता के लिए मतलब जाना जाता था, न्याय के लिए ही जाना जाता था, और इसी कारण इसे, न्याय प्रियता के कारण ही इसे हजरत आला की उपाधि दी गई। बाद में इसने सिप्पे सलार की भी उपाधि धारण की थी। इसी ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब ध्यान रखना, देखो ये कुव्वतुल इस्लाम की खास बात यह है कि ये भारत में बनने वाली तुर्कों द्वारा पहली मस्जिद थी। मतलब तुर्कों द्वारा भारत में बनाई जाने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी, वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ही थी आपकी। अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। ये ढाई नहीं है, 2.5 है। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। चौहान वंश के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। जहां आज 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उसी को
उसी जहाँ आज 28 दिन का झोंपड़ा है, वो कभी क्या था, संस्कृत विद्यालय था। ये किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, जिसको बख्तियार खिलजी ने तुड़वाकर इसमें मस्जिद बनवा दिया था 28 दिन के झोंपड़े में ही। और इसी 28 दिन के झोंपड़े पर ही क्या लिखी हुई है, हरी केली नामक नाटक है एक। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा आपको। हरी केली नामक नाटक है, उसकी पंक्तियां आज भी लिखी हुई हैं। कहाँ मिलती हैं? इस 28 दिन के झोंपड़े पर, या फिर इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर भी मिलती हैं, देखना। ठीक। नेक्स्ट, भारत में बनवाई गई पहली मस्जिद केरल की चेरामन मस्जिद थी। ये आप ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये तुर्कों ने नहीं बनवाई थी, ये पहले से ही मस्जिद बनी हुई थी। यदि वो कहते हैं कि भारत में बनी हुई पहली मस्जिद बताइए, तो भारत में बनी पहली मस्जिद थी चेरामन मस्जिद। कहाँ बनी थी? केरल में। और यदि वो ये कहते कि तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद कौन सी, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसके द्वारा बनवाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसका निर्माण 646 ईस्वी में अरब यात्रियों द्वारा करवाया गया था। जो अरब से व्यापार होता था, क्योंकि अरबवासी जो थे वो पहले से व्यापार करते थे भारत में, तो अरब व्यापारियों द्वारा 646 ईस्वी में ही इसमें क्या कर दिया गया था, इसका निर्माण कर दिया गया। ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में, सूफी संत थे बख्तियार काकी, इनकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, पहली मंजिल के निर्माण के बाद ही 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय एक खेल खेल होता है पोलो। वो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। घोड़े पर बैठकर एक स्टिक से गेंद को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं चौगान, या इसी को ही खेलते हैं चौगान, को ही कहते हैं पोलो। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा भी कहाँ बनाया गया? लाहौर में ही बनाया गया इसका मकबरा। ठीक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण। अब देखो, कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरुआत तो करवा दी, लेकिन पूरा कौन करवाएगा? पूरा करवाएगा इसका दामाद और इसका गुलाम, कौन? इल्तुतमिश ने पूरा कराया। बाद में बिजली गिरने से इसकी दो इमारतें और नष्ट हो गई, और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया, वो करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने इसे 5 मंजिला करवा दिया। पहले 4 मंजिल थी, उसको 5 मंजिला करवा दिया। इसका मतलब 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और किसकी थी? वो भी संगमरमर की बनी हुई थी। जो 5वीं मंजिल बनी, वो संगमरमर की बनी हुई थी। इसके बाद अब देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी 1210 में, लेकिन इसके बाद शासक बनता है इसी का पुत्र आराम शाह। लेकिन ये एक अयोग्य शासक था, इसी लायक नहीं था, इसलिए इसको क्या करेंगे, गद्दी से हटाया जाएगा। और उसके बाद में गद्दी गद्दी किसके पास आ जाएगी? 1211 ईस्वी में गद्दी आ जाएगी इल्तुतमिश के पास। देखो, यदि गौरी ने सबसे पहले किसी को दास्ता मुक्ति पत्र दिया था, तो वो इल्तुतमिश को ही दिया था। इल्तुतमिश को सबसे पहले गौरी ने दास्ता मुक्ति पत्र दिया, और इसे बदायूं का गवर्नर या बदायूं का सूबेदार बनाया था। कौन था ये इलबरी जाति का तुर्क था। इसी ने इसमें शमसी वंश की स्थापना की थी। कहाँ? गुलाम वंश में। गुलाम वंश में शमसी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका जो था इल्तुतमिश, इसने गुलाम वंश में ही शमसी वंश की स्थापना की थी। भारत में तुर्की संस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये, कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी यही था। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। दिल्ली, इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से कहाँ ले आया ये? स्थानांतरित कर दी दिल्ली। कुतुबुद्दीन कहाँ से राज कर रहा था? कुतुबुद्दीन राज कर रहा था दिल्ली से बैठकर, सॉरी, कुतुबुद्दीन राज कर रहा था लाहौर से, जबकि तो इल्तुतमिश जो था वो लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके ले आया दिल्ली। इसी कारण इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मतलब ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की थी। जबकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो वास्तव में ऐसा माना जाता है कि वो वास्तव में अपने आप को क्या मानता था? गुलाम ही मानता था। लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण करता है इल्तुतमिश। नेक्स्ट, यह ऐबक का गुलाम था, ऐबक का दामाद भी था। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। क्यों? गौरी, गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। इसलिए क्या हुआ, जो गुलाम था उसने भी एक गुलाम खरीद रखा था, जो इसको क्या नाम दिया गया? इल्तुतमिश। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसने टकसाल निर्मित करवाया। टकसाल क्या होते हैं? जहां पर पैसे, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, उसी को कहते हैं टकसाल। इसने चांदी का टका चलाया और तांबे का जीतल चलाया था। इसके सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदी और चौहान वंश के घुड़सवारों का अंकन भी मिलता है। पॉइंट अच्छा है आपके लिए। देखो,
इसके सिक्कों पर, इल्तुतमिश के सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदी, चौहान वंश के घुड़सवारों का अंकन मिलता है। इसने तुर्काने चहलगानी या चालीसा नामक सैन्य संगठन का भी इसने विकास किया था। इसका निर्माण किया था। ये क्या होता है तुर्कानी चहलगानी? मतलब ये था जो था ये 40 सरदारों का गढ़ था। इन्हीं की अनुमति से ये शासन करता था यहाँ पर, इसलिए क्या कहा गया इसे 40 सरदारों का दल भी कहा गया और इसे तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना गया। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। देखो तराइन का ध्यान रखना है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192। तराइन का पहला जो युद्ध हुआ वो चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के बीच हुआ। दूसरा युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ, लेकिन तीसरा जो युद्ध होगा 1215 ईस्वी में वो होगा इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। एल्दोज कौन था? गौरी का गुलाम। के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ? एल्दोज की हार हो जाती है। तो जो पश्चिम का क्षेत्र था, जो गांधार वाला क्षेत्र था, वो कहाँ चला गया? वो आ गया इल्तुतमिश के पास पूरी तरीके से, क्योंकि एल्दोज हार चुका था क्षेत्र को। 1221 में ही में मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण हुआ। क्यों हुआ चंगेज खां का आक्रमण? इसलिए हुआ कि जो ये चंगेज खां था ये मकबरनू का पीछा करते हुए भारत आया आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मकबरनी था ये इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इस मकबरनी की सहायता नहीं की, जिस कारण क्या हुआ? चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वरना क्या होता? चंगेज खां बहुत ही ज्यादा ये नरसंहार करता भारत में आकर। इसी वजह से जो इल्तुतमिश था उसने अपनी बुद्धिमानी के कारण ही क्या कर दिया? अपनी बुद्धिमानी के कारण ही भारत को चंगेज खां के युद्ध से बचा लिया। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। और जब इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया बनवाया तो इसी कारण इसे क्या कहा गया? भारत में मकबरों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में इसने गुंबदों का निर्माण भी करवाया सबसे पहले। यदि गुंबदों की शुरुआत हुई तो पहले पहले से भी हो रही थी, लेकिन जो मान्यता मिली सबसे ज्यादा वो इसी को मिली, और इसी के कारण इसे गुंबदों का फादर भी कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट, इसने मदरसा ए मुअज्जमी का निर्माण दिल्ली में करवाया था। यह निर्माण इसने गौरी के लिए करवाया था। राजस्थान में इसने अतकारीन दरवाजे का निर्माण करवाया। अतकारीन, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अतकारीन दरवाजा कहाँ है। तो अतकारीन दरवाजा है राजस्थान में। और इसी से प्रेरित होकर बाद में जो मुगल साम्राज्य में तीसरा शासक आएगा अकबर, वो बुलंद दरवाजे का निर्माण करेगा। इसका मतलब जो बुलंद दरवाजा बना था वो किससे प्रेरित था? वो प्रेरित था राजस्थान में अतकारीन के दरवाजे से प्रेरित था। और बुलंद दरवाजा बनेगा कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी। इसी ने एकता प्रणाली की भी शुरुआत करी थी। एकता क्या होती है? एकता होती थी कि सैनिकों को वेतन के बदले में जागीर दे दी जाती थी या भूमि दे दी जाती थी। उसी को क्या कहते हैं? एकता प्रणाली कहते हैं। वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को ही एकता प्रणाली कहा गया। और इसकी पुत्री थी रजिया। रजिया को ही इसने क्या करा था? अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट, अब होगा क्या? देखो, दिल्ली सल्तनत में जो शरीयत होगी, दिल्ली में जो ये मान लो कि जो मुस्लिम है, मुस्लिमों में जो शरीयत होती है उसके अनुसार किसी महिला का शासक बनना उसे एक तरीके से अन्यायपूर्ण माना जाता है। अब क्या होगा? देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी फूट पड़ेगी इन लोगों में। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि शरीयत के अनुसार कोई महिला या कोई अपंग सुल्तान नहीं बन सकता। अब कुछ लोग तो सुल्तान चाहेंगे रजिया को बनना और कुछ लोग नहीं चाहेंगे, तो जो वहां के अमीर थे उनमें क्या हो जाएगा? अमीर लोग में फूट पड़ जाएगी। कुछ रजिया के फेवर में आएंगे, कुछ जाकर वो रजिया के विरुद्ध हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, आगे देखते हैं इसको। तो जो रजिया सुल्तान होगी वो कैसे शासन करेगी? तो ये 1236 से केवल 1240 के बीच का ही शासन कर पाएगी, क्योंकि विद्रोह भी होंगे और विद्रोह के साथ साथ क्या होगी? गुटबंदी भी होगी यहाँ पर। अब शाह तुर्कान की मदद से, लेकिन इससे बीच में क्या हो जाता है? तुर्क रजिया के सुल्तान बनने से पहले ही क्या होता है कि शाह तुर्कान है एक ये सरदार था यहाँ पर, तो ये रुकनुद्दीन को क्या कर देता है? गद्दी पर बैठा देता है। रुकनुद्दीन कौन था? ये रजिया का भाई था, अर्थात ये इल्तुतमिश का वो पुत्र था। लेकिन यह एक अयोग्य शासक था, क्योंकि अयोग्य शासक पहले भी आए हैं, क्योंकि इल्तुतमिश से भी पहले क्या था? अयोग्य शासक था। तो ये इसी तरह से ये भी क्या है? शाह तुर्कान की मदद से जो रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा, ये भी एक कैसा था? अयोग्य शासक था। यहाँ के तुर्क सरदारों ने रजिया को गद्दी पर बैठा दिया।
जो तुर्क सरदार थे वो ये चाहते थे कि रजिया गद्दी पर बैठे। जो 40 दल था वो यही चाह रहा था कि रजिया गद्दी पर बैठे, क्योंकि वो फादर की जो थी अंतिम इच्छा यही थी, जो शरीयत के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि महिला और अपंग शरीयत के अनुसार सुल्तान नहीं बन सकते थे। उसके बाद में एक एक नई टर्म है यहाँ पर। टोपी को इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता था? कुलाहा कहा जाता था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है बिल्कुल। यहाँ पर ये नोट में डल जाता तो भी ठीक रहता। ठीक। इसने अरब सीनिया जाति के एक व्यक्ति याकूत को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। अरब जाति का था ये याकूत, इसने सेनापति बनाया और उसके बाद में भटिंडा के सूबेदार अल ने क्या कर दिया? भटिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया, इसने विद्रोह कर दिया। रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए गई, लेकिन क्या हुआ? रजिया को इसने क्या कर लिया? अल्तुनिया ने बंदी बना लिया। लेकिन रजिया ने क्या करा? अपनी वीरता का, अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इसने क्या कर लिया? पहला फुसलाकर अल्तुनिया से निकाह कर लिया। ठीक। और जो याकूत, जो इसका सेनापति बना था, अरब से आता था याकूत, इसकी हत्या किसने कर दी? तुर्क सरदारों ने कर दी। उधर क्या हुआ? रजिया और अल्तुनिया ने शादी कर ली, लेकिन पंजाब में कैथल के पास बहराम शाह के कहने पर हिंदू डाकुओं ने इसकी क्या कर दी? इन दोनों की, रजिया और अल्तुनिया दोनों की ही हत्या कर दी। इनकी दोनों की कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। उसके बाद में जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा बहराम शाह। ये भी लंबा शासक नहीं कर पाएगा, 1240 से 1242 तक का शासन करेगा। ये भी क्या था? एक नाम मात्र का शासक, मतलब कहने के लिए अयोग्य शासक था पूरी तरीके से। इसने बस एक काम किया था कि इसने एक नया पद वो कर दिया स्थापित, नायाब ए मुमलिकात। नए पद नायाब ए मुमलिकात के पद को बनाया, जिसका पहला चीफ जो बना वो बना था एतगीन। ये याद रखना है, नायाब ए मुमलिकात पद किसने बनाया? बहराम शाह ने। चीफ कौन बना इसका पहला? तो एतगीन। और इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। यहीं से मंगोलों के जो आक्रमण प्रारंभ होंगे वो इसी के शासनकाल से प्रारंभ होने हो जाएंगे। फिर अगला शासक बनेगा अलाउद्दीन मसूद शाह, वो 1242 से 1246 तक चलेगा। ये कौन था? ये रुकनुद्दीन का पुत्र था। इसके शासनकाल में 1245 में मंगोलों ने उच्च पर अधिकार कर लिया, जो पश्चिम वाला क्षेत्र था। और 18 जून 1246 को इसे कैद कर लिया गया। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर अगला शासक बनेगा नासिरुद्दीन महमूद। अब देखो, एक बलबन भी था। बलबन क्या था? बलबन भी अपना राजा बनने की, सुल्तान बनने की चाह में था। कब नंबर आएगा? लेकिन अब बलबन का भी नंबर आने वाला। क्यों? क्योंकि इसी ने क्या कर दिया? अपना चतुराई का काम लेकर अपने ही दामाद को क्या कर दिया? जो यहाँ का वो बना था सुल्तान, बाद में ये क्या कर देगा? बलबन अपनी लड़की की शादी किसके साथ कर देगा? नसरुद्दीन महमूद के साथ ही कर देगा। तो इसलिए क्या बनेगा? ये बलबन का दामाद बनेगा। ये एक ऐसा सुल्तान था, मतलब सुल्तान बनने से पहले क्या था? ये टोपी वगैरह सिलता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। और टोपी को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया? कुल्हा, जो हमने पीछे नोट में देखा था। इसके शासनकाल में सभी शक्ति कहाँ चली गई? बलबन के हाथों में। बलबन शासन करता था, बस नाम मात्र का क्या था? ये सुल्तान था। 1266 में क्या हुआ? बलबन इसे हटा देता, खुद नासिरुद्दीन महमूद शाह को हटाकर खुद सुल्तान बन जाता है। इस तरह क्या होगा? बलबन की जो इच्छा थी कि सुल्तान बनने की, वो इच्छा भी बलबन की क्या होगी? अब पूरी होगी। अब बलबन भी सुल्तान बने। अब देखो इन्होंने क्या क्या करा। ये 1266 से 1287 तक काफी अच्छा लंबा समय लेंगे। इन्होंने सुल्तान बनते ही जो 40 दल बनाया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसको इसने खत्म कर दिया तुरंत ही, पहले ही बार। इसने इल्तुतमिश द्वारा गठित जो था वो 40 दल और एकता व्यवस्था, दोनों का क्या कर दिया? इसने अंत कर दिया। इसने दो पद बनाए, एक तो नियामक खुदाई। ये कहता था कि नियामक खुदाई मतलब जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। फिर दूसरा पद बनाया इसने जिल्ले इलाही का, ईश्वर की छाया। सुल्तान जो होगा वो क्या होगा? ईश्वर की छाया होती है सुल्तान। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो सुल्तान होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, और जो सुल्तान होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर की छाया के रूप में रहता है। और इसने क्या कर दिया? राजत्व का सिद्धांत दे दिया। राजत्व का ऐसे कि देवी देवताओं का रूप, जैसे कहता है कि इस्लाम में कहते हैं अल्लाह, तो ये अपने आप को क्या कहेंगे? अब अल्लाह का क्या करेंगे? एक तरीके से जिल्ले इलाही कहेंगे अल्लाह को, मतलब ईश्वर की छाया के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का ये प्रयास करेंगे। इसने सैन्य विभाग को वित्त विभाग से अलग कर दिया। पहले देखो सैन्य विभाग और वित्त विभाग एक होते थे, इसने क्या करा? बाद में आकर इन दोनों को क्या कर दिया?
अलग अलग कर दिया। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुप्तचर विभाग का इसी ने गठन किया। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के सवाल पीसीएस में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुप्तचर विभाग का गठन किसने किया, तो बलबन ने। बलबन ने अपने शत्रुओं के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति कैसे होती है, देखो इसमें क्या होता है कि अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए सुल्तान किसी भी हद तक जा सकता है। इसको कहा गया लौह और रक्त की नीति, मतलब लौह और रक्त खूब बहाया जाएगा। क्यों? यदि सुल्तान की तरफ को किसी ने भी देखा या सुल्तान के साम्राज्य पर किसी ने भी आक्रमण करने की सोची, दरबार में होने वाले नृत्य, संगीत, मदिरापान और हंसी पर इसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध। क्योंकि कुरान में, इस्लाम में ये सब क्या है, प्रतिबंधित है। इसलिए ये क्या था, इस्लाम को धर्म के अनुसार ही, कुरान के अनुसार ही ये शासन करना चाहता था। जैसे आगे कौन करेगा, अलाउद्दीन करेगा। जैसे आगे देखेंगे मुगल साम्राज्य में कौन आएगा, ऐसा ऐसा आएगा औरंगजेब, जो किसके अनुसार, कुरान के अनुसार ही शासन करेंगे। तो औरंगजेब भी क्या करेगा, इन नृत्य, संगीत, मदिरापान, हंसी पर प्रतिबंध ये भी लगा देगा। तो इसने अपने दरबार में पारसी, ईरानी प्रथा थी, को लाया, तथा सिजदे, सिजदा, सिजदा क्या होती है, सिजदा होती है घुटने कर के बल बैठकर, मतलब सुल्तान के सामने घुटने के बल बैठना आकर, वो बोलते हैं सिजदा। और पैबोस क्या होती है, पैबोस होती है सुल्तान के पैरों को क्या होता है, लेटकर चूमना, उसको बोलते हैं पैबोस। तो इसने सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन भी कर दिया कि यदि आपको राज दरबार में आना है तो सिजदा के अनुसार घुटने के बल बैठना है, और दूसरा पैबोस के अनुसार सुल्तान के पैरों को चूमना होगा। और इसने न्योरोज त्योहार का प्रचलन किया, न्योरोज त्योहार का इसी ने प्रचलन कर दिया। अब नेक्स्ट अगला शासक बनता है कैकुआबाद। यह एक अपंग शासक था। अब इसमें भी क्या हो रहा था, इस्लाम का अपमान हो रहा था, क्योंकि महिला और अपंग कोई नहीं बैठ सकता गद्दी पर। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, शरीयत का उल्लंघन हुआ और इसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कुर्सी से। अगला शासक बनेगा शमसुद्दीन कैमुअर्स। और जब शमसुद्दीन कैमुअर्स बनेगा तो ये इस वंश का क्या होगा, अंतिम शासक होगा। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन, शमसुद्दीन कैमुअर्स। और इसकी हत्या कौन कर देगा, इसकी हत्या कर देगा इसी का सेनापति जलालुद्दीन खिलजी। और यही जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डालेगा। खिलजी वंश कब से कब तक चलेगा, 1290 से 1320 तक ये स्टार्ट होगा। तो दिल्ली सल्तनत में अगला वंश जो चलेगा वो चलेगा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक चलेगा। अब देखो इसमें, तो जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक बनेगा इसका। ये भी कौन था, ये जो इस वंश के शासक थे ये भी तुर्क थे। और इस वंश के ने दिल्ली में सबसे कम समय तक शासन किया। लेकिन ये भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा कि प्रभाव, इन्होंने प्रभाव जो छोड़ा वो सबसे अधिक छोड़ा था। सबसे कम शासन और प्रभाव सबसे अधिक छोड़ा था इन्होंने। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और इसका जो वास्तविक नाम था वो मलिक खिलजी था। ये आप नाम जरूर ध्यान रखेंगे इसका वास्तविक, कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो मलिक खिलजी। कैकोआबाद के किले में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इसके शासनकाल में बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था, जिसको इसको इसके द्वारा क्या हुआ था, दबाया गया था। इसने सिद्दी मौला की हत्या की थी। इसने दिल्ली में मंगोलपुरी नामक शहर की भी स्थापना की थी। इसने, जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है। और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में जो सैन्य अभियान किए वो किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था इसी का दामाद, जलालुद्दीन का दामाद था, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। और जितने भी सैन्य अभियान होंगे शुरुआत में दक्षिण भारत में, वो सब कौन करेगा, वो सब करेगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था, इसका दामाद भी था और इसी का भतीजा भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही देवगिरी को जीता था। और दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया था। क्योंकि देखो, यदि हम देखें ये भारत की स्थिति, यदि हम देखें थोड़ा सा ऐसे ही मैप बनेगा अटपटा सा ही, कोई नहीं। यदि आप इसे ऐसे देख रहे हैं, यदि आप इसे देखें तो ये है हमारा विंध्याचल पर्वत। इसको पार सबसे पहले किसने किया था, इसको पार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। कड़ा मानिकपुर कहाँ है, ये अब इलाहाबाद के, इलाहाबाद वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है। तो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र होता है ये कड़ा मानिकपुर, यहाँ का इसने सूबेदार बनाया था इसको। कड़ा मानिकपुर में ही मोहम्मद सलीम ने जलालुद्दीन पर आक्रमण कर दिया, जिस दौरान इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब देखो मोहम्मद सलीम ने आक्रमण क्यों करा,
वो आक्रमण करा अलाउद्दीन के कहने पर। अलाउद्दीन के कहने पर ही क्या हुआ, जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई और उसके बाद में खिलजी वंश में जो दूसरा शासक बनेगा वो बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो इसके दरबार में ये जो प्रमुख कवि थे जलालुद्दीन के तो वो तो कुतुबुद्दीन अलवी, साउद्दीन, ख्वाजा जमालुद्दीन, मऊदजर्मी और अमीर खुसरो। ये इसके दरबार के प्रमुख कवि थे। अब देखो अमीर खुसरो नाम याद आ रहा है, तो अमीर खुसरो जो था वो बलबन का जो पुत्र था, जो कौन था, जो मंगोलों के हाथों मारा गया था, तो ये उसके यहाँ रहता था। जब उसकी मृत्यु हो जाती है बलबन के पुत्र की, तो ये कहाँ चला आता है, जलालुद्दीन खिलजी के पास चला आता है। और जलालुद्दीन खिलजी ही क्या करता है, इसे अपना कवि, जो प्रमुख कवि होते हैं उनको उनकी जगह देता है, प्रमुख कवियों में इसको जगह देता है। इसी कारण का वह जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होगी तो ऑटोमेटिकली कहाँ गया, अब ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है उसके पास आ जाता है। तो इसके बारे में हम अलाउद्दीन खिलजी में ही पढ़ेंगे कि अमीर अमीर खुसरो कौन था, कहाँ इसका जन्म हुआ, कैसे हुआ। देखो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1317 तक शासन करेगा। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले ये मालवा, मालवा कहाँ है आपका, एमपी में, प्रयागराज यूपी में, और कड़ा मानिकपुर भी यूपी में, का सूबेदार था। जैसे इल्तुतमिश राजा सुल्तान बनने से पहले कहाँ का शासक था, वो बदायूं का गवर्नर या सूबेदार था। तो उसी तरीके से ये भी, इसके पास तीन प्रेसिडेंसी थी, मालवा, प्रयागराज और कड़ा मानिकपुर। वास्तविक नाम इसका अली गुरशप था, इसको अली गुरशप बोलते हैं। इसने दिल्ली में बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसका मतलब दिल्ली में जो दिल्ली का जो लाल महल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो बलबन के द्वारा बनवाया गया था। सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों के इसी के समय में हुए थे, 6 बार आक्रमण हुए थे, लेकिन इसने क्या करा, इन सभी 6 के 6 आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था इसने। इसके शासनकाल में निम्न विद्रोह हुए। देखो एक हुआ था नव मुस्लिम विद्रोह, ये किसने किया था, तो देखो ये हुआ था उल्गू खां और नुसरत खां के द्वारा। अकत खां का विद्रोह, तो ये हुआ था मानिक दास के द्वारा। और मंगू खां का विद्रोह रणथंभौर के दौरान हुआ था, ये मंगू खां का विद्रोह जब रणथंभौर की विजय की गई थी, उसी दौरान यहाँ पर रणथंभौर के दौरान ही मंगू खां का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, 1296 में इसने गुजरात का सैन्य अभियान किया और यहाँ का शासक कौन था, रायकरण था। यहीं पर इसने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। देखो जो 1296 में गुजरात का अभियान हुआ और यहाँ से किसको जीता गया, राय करण सिंह को जीता गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत या खिलजी वंश के अंतर्गत गुजरात को भी इसका अंग बना लिया गया, दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया गया। और इसी युद्ध के बाद में इसने मलिक काफूर को देखा था और मलिक काफूर को इसने खरीद लिया, कितने में, 1000 दीनार में खरीदा था। 1301 में इसने रणथंभौर का अभियान किया, यहाँ पर जीता इसको, और यहाँ का शासक कौन था, हमीरदेव। अब देखो यहाँ से सवाल बनते हैं, पीसीएस में सवाल कई बार पूछा गया है यहाँ से, ये ध्यान रखना, इनको मिलान करने के लिए दिखा देता है वो कि करिए मिलान यहाँ से, कि रणथंभौर का अभियान कब हुआ, गुजरात का अभियान कब हुआ, तो इस तरीके से चित्तौड़ का अभियान कब हुआ, तो इनकी डेट भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि 1296 में तो कहाँ हुआ, गुजरात का अभियान करा इसने, 1301 में रणथंभौर का अभियान करा, और 1303 में इसने चित्तौड़ का अभियान किया था। अब रणथंभौर पर जो आक्रमण हुआ 1301 में हुआ, शासक कौन थे, तो हमीरदेव शासक थे यहाँ के, और इनकी पत्नी थी रंगदेवी। जब ये युद्ध में हार जाते हैं हमीरदेव, तो इनकी पत्नी जो थी रंगदेवी और जो इनकी दासियां थी, उन्होंने किसको प्रथा को अपना लिया, जौहर प्रथा को अपना लिया। तो जौहर प्रथा क्या होती है, जौहर प्रथा होती है जैसे होली वगैरह जलाते हैं ना हम, तो होली एक आग जलाई जाती है लकड़ियों की, और इसी आग में क्या होता है, जो रानियां होती हैं और जो दासियां होती हैं वो कूद कर जलती हुई आग में ही क्या कर देती हैं, अपने आप को खत्म कर लेती हैं। इसी को ही नाम दिया गया क्या, जौहर प्रथा। ठीक, तो जौहर प्रथा सबसे पहले ये यहाँ पर शुरुआत होती है। तो 1303 में चित्तौड़ का अभियान किया, यहाँ के शासक थे राजा रतन सिंह, और इन्हीं की पत्नी थी पद्मावती। अब जब यहाँ पर शासक हुआ, तो जो यहाँ पर आक्रमण हुआ तो रतन सिंह भी यहाँ पर हार गए, तो इसी वजह से क्या हुआ, जो पद्मावती थी, पद्मावती ने भी जौहर प्रथा को अपनाया था, और बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया अलाउद्दीन ने, खिजराबाद कर दिया। अब देखो इन्हीं के नाम पर पद्मावत की फिल्म बनी हुई है, जिसको लेकर खूब बवाल खड़ा हुआ था, पद्मावत। तो अलग अलग, यदि आपको पद्मावत मूवी देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हाँ किस तरीके से यहाँ का शासन चलता था, राजा रतन सिंह कौन थे, किस तरीके से ये शासन करते थे, तो यहाँ से आपको पता लग सकता है। तो लगभग 6 माह तक इसका घेरा डाला गया। तो अलग अलग कंडीशन बनते हैं, लेकिन केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है कि सन और कौन सा अभियान कब हुआ, बस इतना ध्यान रखना है। बस ज्यादा से ज्यादा ये याद रख सकते हैं कि यहाँ का शासक कौन था, जब अलाउद्दीन ने
चित्तौड़ पर आक्रमण करा तो चित्तौड़ का राजा कौन था? तो रतन सिंह। अलाउद्दीन ने जब रणथंभौर पर 1301 में से आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? तो हमीरबिन। अलाउद्दीन ने जब गुजरात पर शासन आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? तो रायकर्ण। कब करा? तो 1298 में किया था। Next। अन्य जो अन्य भी हुए थे, अन्य कैसे? जैसे 1305 में हुआ एक मालवा में विद्रोह हुआ, सेवान का विद्रोह 1308 में हुआ, और जालौर का विद्रोह भी कहाँ हुआ? 1311 में हुआ था। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, सर्वाधिक सुल्तानों का काल देखा था इसने, ये आप ध्यान रखना, 8, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। सोचो, 8 सुल्तानों का काल। ऐसा कौन सा कवि था, ऐसा कौन सा राज कवि था जिसने 8 सुल्तानों का काल देखा था? तो अमीर खुसरो। सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा सुल्तानों का काल देखने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो वो भी अमीर खुसरो ही था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। लेकिन शुरुआत में एटा जिले में हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ? एटा जिले से निकलकर एक नया जिला बना, कासगंज जिला। लेकिन अब वर्तमान में इसका जो जन्म माना जाता है वो कासगंज में। तो कासगंज में इसका जन्म हुआ था। इसको पहली बार दरबारी कवि का पद अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। इसे तूतीय हिंद भी कहा जाता है, या आप इसे ये कह सकते हैं भारत का तोता। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? वो भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इसने नूर सुपेहर की रचना की थी, एक ग्रंथ है नूर सुपेहर। और भारत में इसने हिंदी की खड़ी बोली का आविष्कार भी किया था। तो हिंदी में जो भारत में खड़ी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली का आविष्कार कौन था? अमीर खुसरो। इसी ने सितार का भी आविष्कार किया था। अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन ये भी इनके कवि थे। इसने किसकी रचना की थी? तो इसने फवाद उल फवाद की रचना की थी। पद्मावती की जानकारी शेरशाह सूरी के शासनकाल में मिलती है, जिस पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है। बाद में आकर देखो, शेरशाह सूरी का काल कौन सा था? तो शेरशाह सूरी का काल चलेगा 1540 से लेकर 1545 तक, जो शासन करेगा दिल्ली से। और इसी का ही राज्य कवि होगा कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावती के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत से मिलती है। इसके ऊपर सारी फिल्म रची गई थी। Next। मलिक काफूर। मलिक काफूर का अभियान। देखो, मलिक काफूर ने कौन कौन से अभियान किए? जलालुद्दीन के समय में तो दक्षिण के भारत के अभियान अलाउद्दीन ने करे, और अलाउद्दीन के समय में दक्षिण भारत के अभियान किसने किए? मलिक काफूर ने किए थे। दक्षिण भारत के सभी अभियान इसी ने शुरू किए थे। और ये कौन था? मलिक काफूर जो था, ये एक हिजड़ा था, ये एक हिंदू हिजड़ा था। हिंदू हिजड़ा था ये, लेकिन अच्छा खासा हट्टा कट्टा था। इसी वजह से क्या था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीद लिया था। अब देखो, इसके कौन कौन से अभियान थे? तेलंगाना का अभियान इसी ने किया। कब? 1309 से 1310 के बीच। यहाँ का शासक कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव। इसी ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। ये आप ध्यान रखना कि कोहिनूर हीरे की देखो कहानी, चलो मैं आगे बता दूंगा, अभी से आगे भी है। तो कोहिनूर हीरा सबसे पहले प्रताप रुद्रदेव ने किसे दिया था? मलिक काफूर को। द्वार समिंद्र का अभियान इसने किया था 1311 ईस्वी में। यहाँ का शासक था वीर बल्लाल देव, तृतीय थे यहाँ के। तो इनको भी इसने जीता। मथुरा का अभियान भी इसी ने किया था। यहाँ के शासक थे वीर पांडे और सुंदर पांडे। दोनों में क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है, और इसी बात का फायदा उठाकर क्या होता है, एक का साथ देकर मलिक काफूर दूसरे के साथ भिड़ा देता है, और इस बीच में क्या होते हैं, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो दोनों की कहानी खत्म हो गई तो क्या हुआ, जो मथुरा का क्षेत्र था वो किसके पास पहुंच गया? दिल्ली सल्तनत में। इसका मतलब मलिक काफूर के पास पहुंच गया। मलिक काफूर का मतलब अलाउद्दीन के पास पहुंच गया वो। तो देवगिरी का द्वितीय अभियान भी किया था, क्योंकि ये क्या करेंगे, प्रताप रुद्रदेव जो थे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे, और जब स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे तो दूसरा अभियान तय था। जब दूसरा अभियान हुआ यहाँ पर, तो उस समय राजा था यहाँ का सिंगलदेव द्वितीय। 1312 ईस्वी में यहाँ पर दूसरा अभियान हुआ था। अब देखो, कोहिनूर हीरे के बारे में देख लेते हैं जरा। हीरा सबसे पहले किसको मिला था? तो काकतीय वंश के शासकों को मिला था। उसके बाद में भाई कहाँ से निकाला गया था? तो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है, तो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था ये हीरा। 1526 में जब पानीपत का युद्ध होगा, उसके बाद में क्या होगा, विक्रमजीत सिंह ने ये हीरा हुमायूं को दिया था। अब देखो, ये विक्रमजीत सिंह कौन थे? ये थे ग्वालियर के राजा। ग्वालियर के राजा थे ये। अब कैसे देखो, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ? बाबर और प्लस इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इब्राहिम लोधी। और जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो बाबर के साथ हुमायूं भी था। और जब पानीपत का दूसरा प्रथम युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोधी के साथ कौन था? इब्राहिम लोधी के साथ थे विक्रमजीत सिंह, जो ग्वालियर के क्या थे? राजा थे।
इन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, लेकिन क्या हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। तो इन्होंने क्या कर लिया, मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए किसके साथ, इनके साथ में। और इसी की एवज में एक भेंट स्वरूप हीरा दिया गया, कोहिनूर हीरा। तो हुमायूं को दिया गया था ये कोहिनूर हीरा। उसके बाद में शाहजहां ने इसे कहाँ लगवा दिया, अपने तख्ते ताउस में लगवा दिया, बाद में जब हम देखेंगे। उसके बाद में 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ, तो मोहम्मद शाह क्या हुआ, हार गया। और नादिर शाह जो तख्ते ताउस तो शाहजहां का बनवाया हुआ था उसको अपने साथ ले गया। इसका मतलब जो हीरा था, जो तख्ते ताउस में जड़ा हुआ हीरा था, वो कहाँ चला गया, फारस। और यहाँ से फिर महाराजा रणजीत सिंह को शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा दिया था। अब देखो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा कि ये जो शाह सुजा है, इसकी कुछ तोपें जो थी युद्ध अभियान के दौरान झेलम नदी में गिर जाती हैं। और इन्हें निकलवाने के बाद में क्या करते हैं, रणजीत सिंह इनको वापस भिजवाते थे। तो इन्हीं की उदारता से बहुत प्रसन्न होकर शाह सुजा ने इनको कुछ क्षेत्र भी दिया और कोहिनूर हीरा इनको भेंट स्वरूप दिया था। उसके बाद में जो लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि किसमें, दिलीप सिंह से ने। तो यह हीरा किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, दिलीप सिंह ने। लाहौर की संधि अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच हुई। और उसी दौरान, इसी संधि के दौरान जो कोहिनूर हीरा था वो अंग्रेजों को दे दिया गया। और अंततः यह हीरा कहाँ चला गया, रानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़कर ब्रिटेन चला गया। और आज भी वहां पर जो मुकुट है वो आज भी हीरा उसमें लगा हुआ है। अभी आपने पीछे देखा था, जो ब्रिटेन की महारानी है, अभी उनका हाल ही में निधन हुआ, वो उनके ताज में भी अभी भी लगा हुआ है। नेक्स्ट, पांड्य वंश के शासकों ने कभी भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जब अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, युद्ध तो होना तय था। लेकिन बार बार युद्ध होता था और अलाउद्दीन को सर्वाधिक धन भी यहीं से प्राप्त हुआ। कहाँ से, पांड्य वंश से। इसने अपने साम्राज्य को 11 प्रांतों में बांटा था, अलाउद्दीन ने। कौन कौन से थे, जैसे गुजरात, गुजरात का सूबेदार बना था अयूब खान। दीपालपुर और लाहौर, तो यहाँ का शासक बना था, सूबेदार बना था गाजी मलिक तुगलक। और बदायूं, बदायूं का सूबेदार था मलिक दिनार। समना और सुनाम, यहाँ का शासक था मैसारा। धार और उज्जैन, उज्जैन का सूबेदार था आइनुल मुल्क। और झायन, झायन का था फखरुल मुल्क। चित्तौड़, चित्तौड़ के थे मलिक मोहम्मद। और चंदेरी में थे मलिक तमर। अवध का सूबेदार मलिक तिगिन बना और खड़ा का सूबेदार बना नसीरुद्दीन सुतलिया। नेक्स्ट, दीवाने विचारत। दीवाने विचारत क्या था, अलाउद्दीन के समय में देखो कुछ कंडीशन बनी थी। ये एक वित्त विभाग होता था, दीवाने विचारत पूछ लेता है कि दीवाने विचारत का संबंध किससे है, क्या था, वित्त विभाग था, पुलिस विभाग था, या कुछ और था। इस तरीके से सवाल बन सकते हैं आपके, तो वित्त विभाग था। इसका प्रमुख वजीर होता था, जो राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद होता था। मतलब अंतिम निर्णय तो देखो सुल्तान के पास ही था, लेकिन उसके बाद में, राजा के बाद में यदि कोई था तो वो वजीर का पद आता था। और पहला वजीर बनता है इसका ख्वाजा खातिर, ये ध्यान रखना। और बाद में कौन बनेगा, बाद में बनेगा मलिक काफूर। एक विभाग और आया, दीवाने आरिज। इसने सैन्य विभाग था ये। दीवाने आरिज को क्या कहा जाता था, सैन्य विभाग। इसका प्रमुख जो था ताबुरे मोमलिक कहा जाता था। और नसीरुद्दीन मुल्क इसकी देखरेख करता था। इसका सैन्य विभाग जो था, सैन्य विभाग कौन था, दीवाने आरिज। और इसको क्या कहा, इसका जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था ताबुरे मोमलिक। सैनिकों का गठन केंद्रीय स्तर पर किया जाता था। तो केंद्र में एक ही शक्ति थी, सुल्तान। सुल्तान ही था। और जो सेना का गठन होता था वो केंद्र स्तर पर होता था। सैन्य विभाजन किस पर पद्धति किस पद्धति पर था, ये था आपकी सैन्य विभाजन मंगोल पद्धति पर आधारित था। अर्थात दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दशमलव प्रणाली कैसे, वो 10 के गुणज में होती थी। जैसे 10, 20, 30। यदि कोई घोड़े 10 रखना चाहेगा तो घोड़े 15 नहीं रख सकता, वो 20 ही रखेगा। 20 के बाद यदि वो कोई 22, 23 रखना चाहेगा, नहीं, केवल कितने रखेगा, 30 ही रखेगा। तो वो 10 के गुणज में थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, दशमलव प्रणाली के आधार पर माना गया। 10,000 सैनिकों के प्रमुख को तुमन कहा जाता था। हुलिया प्रथा की इसने शुरुआत की, क्यों की थी, घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत इसने की। देखो इसलिए प्रथा की, हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा इसलिए इसने शुरू की ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई सामंत है, पहला सामंत ए है, दूसरा सामंत बी है, तीसरा सामंत सी है। अब देखो, यदि घोड़े दागे न जाते तो क्या होता है, जैसे मान लो ए के पास 10 घोड़े थे, या ए के पास 20 घोड़े थे, और बी के पास 10 घोड़े हैं, और सी के पास कितने हैं, सी के पास मान लो 30 घोड़े। ये कंडीशन। लेकिन जब ए को बुलाया गया कि ये घोड़े दागे जा रहे हैं और वहां पर चलो, तो वहां पर क्या हुआ, घोड़े दागे गए और जो ए के पास 10 घोड़े थे
उसमें भी क्या हुआ, 10 घोड़े में उन पर ठप्पा लगा दिया गया, दाग दिया गया, और उस पर एक मोहर लगा दी गई घोड़ों के पीछे। तो ये इसका मतलब, ये घोड़े जो मोहर लगी, वो इसका मतलब ये था कि वो किसी ए सामंत के घोड़े हैं। लेकिन जो बी था, बी ने अपने घोड़े 20 दिखाए जाकर, लेकिन घोड़े थे कितने, 10। उसने क्या कहा भाई, थोड़ी देर के लिए बी ने कहा ए से कि भाई थोड़ी देर के लिए अपने घोड़े दे दो, मैं वहां पर दिखाकर थोड़ी सी कमाई भी हो जाएगी। तो इसने जो 10 घोड़े थे, वो कहने लगा कि ये ले जाओ, लेकिन उन्होंने कुछ पीछे चीज सी लगा दी, पता नहीं क्या लगाया ये। अरे वो बोला कि इससे कुछ नहीं होता। तो वो 10 घोड़े लेकर, अपने अपने 10 लेकर, उसके 10 लेकर, 20 घोड़े लेकर वो भी राजभवन में पहुंच गया। तो वहां पर क्या हुआ, वो पकड़ा गया, क्योंकि उन पर मोहर तो पहले ही किसी एक ही लगी हुई थी। तो इस तरीके से क्या था, घोड़ा दागने की प्रथा से क्या हुआ, भ्रष्टाचार को खत्म किया गया। ठीक। हुलिया प्रथा, यदि युद्ध में सैनिक मारा जाता था, तो उसका पता लगाने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कोई हमारा सैनिक है या युद्ध में दुश्मनों का सैनिक था, तो इस बात का पता न लगाने के लिए हुलिया प्रथा की भी शुरुआत की गई। सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन इसी ने दिया। सैनिकों के लिए राशनिंग व्यवस्था इसी ने की। पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई, और इसका सर्वोच्च अधिकारी किसे बनाया गया, कोतवाल को। पुलिस अधिकारी की नियुक्ति क्यों गई, क्योंकि बाजार प्रणाली को लेकर, बाजार नियंत्रण प्रणाली। देखो, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली पर मेंस में इसमें डायरेक्ट सवाल पूछता है। लेकिन यहाँ पर हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ही देखेंगे इसके बारे में। लेकिन जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे, तो वहां पर इसको फुल डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू थी। गुप्तचर विभाग होता था, इसका प्रमुख कौन होता था, मुफ्ती। गुप्तचर विभाग का प्रमुख मुफ्ती होता था। और मुहत्सिब जो होता था, मुहत्सिब कौन था, तो मुहत्सिब होता था नाप तोल का अधिकारी। जो नाप तोल करता था, उसी को ही क्या कहते थे, मुहत्सिब कहते थे। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा तो होता था शाही सचिवालय का प्रमुख। शाही सचिवालय के प्रमुख को ही क्या कहते थे, दीवाने इंसा कहते थे। ये कौन था, ये पत्र व्यवहार करता था। पत्र व्यवहार कैसे, विदेशों को पत्र व्यवहार भेजता भेजता था। पत्र व्यवहार विदेशों के लिए, जैसे पत्राचार करते हैं ना, वो पहले फोन तो थे नहीं, पत्राचार होते थे, तो उसको देखभाल करता था। दीवाने रसालत, दीवाने रसालत क्या था, ये विदेशी विभाग। और ये किसके अंतर्गत आता था, विदेशी विभाग सुल्तान के अंतर्गत आता था। दीवाने रियासत, इसका गठन जो किया था, वो अलाउद्दीन ने किया था। और क्या था, इसके तहत क्या हुआ था, बाजार प्रणाली को देखता था। अब देखो, बाजार प्रणाली में होता क्या था, भ्रष्टाचार चल रहा था। और जब भ्रष्टाचार चल रहा था, तो जो सेना थी, सेना को जो वेतन मिल रहा था, उसमें सेना की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए सेना विद्रोह पर तुली हुई थी। तो जो अलाउद्दीन की सेना थी, वो भारत की सबसे बड़ी सेना थी। इतनी बड़ी सेना को ज्यादा वेतन देना भी नागवार गुजर था। तो इसी वजह से क्या हुआ, अलाउद्दीन ने सबकी समस्याओं को जानकर इसका समाधान ढूंढने का विचार बनाया, और इसी वजह से क्या हुआ, इस बाजार प्रणाली पर अंकुश लगाया गया। मतलब जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो चीज 2 रुपए किलो मिल रही थी, 2 रुपए किलो मिलनी है, वो वही वस्तु आपकी 20 रुपए किलो मिल रही थी वहां पर। इस पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या करा गया, बाजार प्रणाली को रखा गया, और बाजार प्रणाली को सख्ती से लागू किया गया। और इसको किस भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। एक तो गल्ला मंडी होती थी, गल्ला मंडी में सब्जी वगैरह मिलती थी यहाँ। दास और मवेशियों का बाजार लगता था, मतलब यहाँ पर दास और भैंस बकरियां जो जो बिकती थी, वो भी यहाँ पर। एक दास और मवेशियों का व्यापार लगता था। एक होती थी सराय दल। सराय दल में क्या होता था, कपड़ा मिलता था, चीनी, जड़ी बूटी, घी इत्यादि। जो राशनिंग की व्यवस्था थी, वो यहाँ पर मिलती थी। एक होता था सामान्य बाजार, सामान्य बाजार में बर्तन, रोटी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि मिलते थे। तो 4 भागों को बांट दिया गया, और इन पर अंकुश लगाया गया। नेक्स्ट, ये पहला सुल्तान था जिसने उलेमाओं के कार्य को नकार दिया। उलेमा कौन थे, उलेमा वो होते थे जो धर्म कर्म के कामों के नियम बनाते थे, जो धर्म के नियम बनाते थे, धर्म के नियम। तो धर्म के नियमों को है जो उलेमा के थे। लेकिन ये जो इस्लाम में धर्म बने हुए थे, जो कुरान में नियम बने हुए थे, उनको तो फॉलो करता था। लेकिन जो इनके द्वारा धर्म बनाए गए, नियम बनाए गए थे, उनको ये नकार देता था, उनको नहीं मानता था। मुसलमानों से कर लेने वाला पहला व्यक्ति था ये, प्रथम शासक बना। अब देखो आगे, विश्वा प्रणाली को आधार बनाकर इसने भू राजस्व वसूला था। चलो, देखो जो कैसा होता था, उपज का, कुल उपज का 1/2 होता था। ऐसे समझ लो, यदि किसी के पास 10 बोरी गेहूं हुआ, तो 5 बोरी गेहूं कहाँ जमा करना होता था, राजस्व खाते में, राजस्व में जमा करना होता था। इसी को ही क्या कहा गया, 1/2। और इसी को ही क्या था, विश्वा प्रणाली कहा गया। इसे वसूलने के लिए इसने एक विभाग बनाया था, जिसको क्या कहा गया, दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज क्या वसूलता था, कर वसूलता था। ये बकाया कर भी वसूलते थे। और स्थानीय क्षेत्र में कौन कर वसूलता था, तो चौधरी,
मुकद्दम और खुद कर वसूलते थे। नेक्स्ट। अब देखो कुछ कर और भी लगे थे, जैसे जजिया कर। जजिया कर क्या था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसमें क्या था, ब्राह्मण, अपंग, और उसके बाद में आते हैं बच्चे, महिला। ये इससे मुक्त थे, बाकी सभी से लिया जाता था, इनसे नहीं लिया जाता था। जक़ात जो था एक धार्मिक कर था, ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था। खम्स जो होता था वो लूट का माल होता था। पहले क्या होता था कि लूट में, जैसे ही किसी क्षेत्र को जीता गया तो वहां पर लूट होती थी, लूटा जाता था, तो जिस सेना के जो हाथ लगा वही सेना का हो जाता था। जिस भी सेना के जिस व्यक्ति के हाथ जो सोना चांदी लगा वही सेना का हो जाता था, या मतलब उस व्यक्ति का हो जाता था। लेकिन क्या करा, अलाउद्दीन ने इसको भी खत्म कर दिया, लूट के माल को भी। क्यों? क्योंकि जब आपको नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है, इस लूट का आपसे आप में क्या होगा, लूट में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो सेना के में जो लूट होती थी, जो सेना द्वारा जो धन लूटा जाता था, वो सब कहाँ जमा होता था, वो राज खजाने में सारा जमा होता था। तो किसी को खम्स को ही बोलते थे लूट का माल। खराज। खराज जो होता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। गैर मुसलमान जो मतलब मुसलमान नहीं थे, कौन थे, हिंदू। जो हिंदू लोग थे उनसे वसूला जाता था, लेकिन किनसे, वो ये केवल जो कृषि करते थे। भू राजस्व किससे वसूला जाएगा, जो कृषि करेंगे। एक अस्त्र और होता था, अस्त्र। मुसलमानों से लिया जाने वाला ये भू राजस्व करता, जबकि खराज जो था वो हिंदुओं से लिया जाने वाला भू राजस्व करता। अस्त्र जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व करता। घरी कर। घरी कर जो था वो गृह पर लगता था, घरों पर लगता था। मतलब यदि आपको कोई घर बनाना है, उसके लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, घरी कर, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। चरी कर क्या होता था, चरी कर ये होता था कि दुधारू पशुओं पर ले जाने वाला कर था। मतलब जैसे देखो, जो सुल्तान के अंडर की भूमि होती थी, या आप ये कह लो जो सरकारी भूमि होती थी, यदि आप अपने मवेशियों को उस पर चराओगे जाकर, तो ये दुधारू पशु हैं, तो आपको इन पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसी को ही बोलते थे चरी कर। किसने कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया, जमैत खाना मस्जिद का इसी ने निर्माण करवाया दिल्ली में। और दिल्ली में ही हजार स्तंभ खंबा महल का भी इसी ने निर्माण करवाया। इसी ने सीरी नामक नहर, सीरी नामक शहर का भी निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया। मुबारक शाह खिलजी को जेल में बंद करवा दिया इसने। बाद में यही मुबारक शाह खिलजी मलिक काफूर की हत्या किससे करवा देता है, अमीरों से करवा देता है। तो मलिक काफूर की भी क्या हो जाती है, कहानी खत्म। इस प्रकार मुबारक शाह खिलजी इस वंश का क्या बनता है, अगला शासक बनता है। इसने खलीफा के अस्तित्व को ठुकरा दिया और खुद खलीफा की उपाधि धारण कर लेता है। तो ऐसे ऐसे नालायक होंगे यहाँ पर भी। तो मतलब कुल मिलाकर बेवकूफों की कमी कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप प्राचीन भारत देख लो, चाहे मध्यकालीन भारत देख लेना, और चाहे मॉडर्न हिस्ट्री देख लेना, तो हर जगह इस तरह के लोग मिल जाएंगे। इसने भरतपुर में उख मस्जिद का निर्माण करवाया, भरतपुर है राजस्थान में। जहारिया ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा दी, और अगला शासक जो बनता है वो नुसरत शाह बनता है, नुसरत शाह। तिलपत नामक स्थान पर गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी, किसकी, नुसरत शाह की। इसका मतलब खिलजी वंश का अंतिम शासक जो बनेगा वो बनेगा नुसरत शाह। और दिल्ली सल्तनत में किसकी नींव डाली इसने, तुगलक वंश की। अब हमारा शुरू होगा क्या, तुगलक वंश। नेक्स्ट देखो, तुगलक वंश क्या था, कब से कब तक चलेगा, 1320 से 1414 तक चलेगा, सबसे लंबा शासन चलेगा। कौन थे ये लोग, तो ये लोग थे कोरोना जाति के तुर्क थे। ये लोग कोरोना जाति के थे, तुर्क ये भी। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मकबरों का निर्माण किसने करवाया, इन्हीं लोगों ने करवाया, तुगलक वंश के लोगों ने ही करवाया। इन्होंने सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया। और इस वंश की स्थापना कौन करेगा, तो इस वंश की स्थापना करेगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक कौन था, इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह पहला शासक था जो सबकी सहमति से क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। ये पूछ सकता है कि सबकी सहमति से गद्दी पर बैठने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था, तो सब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबकी सहमति से गयासुद्दीन तुगलक था। इसी ने अपनी जनसंख्या को देखने के लिए, अपनी जनसंख्या की देखभाल करने के लिए क्या तैयार करवाया, जनसंख्या रजिस्टर तैयार करवाया। जैसे आज हम प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या कराते हैं, जनगणना। तो वही क्या था, इनका जनसंख्या रजिस्टर था। जैसे आज हम अपनी जनगणना करवाते हैं, तो ये उस टाइम पर जनसंख्या रजिस्टर तैयार करवाते थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इसने नहरों का निर्माण करवाया था। तो होगा क्या, यदि नहरें होंगी तो कृषि क्या होगी, कृषि अच्छी होगी, क्योंकि नहरों से ही क्या होता है, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। और जब कृषि अच्छी होगी तो किसान भी ठीक ठाक रहेंगे, और जब किसान
के पास खेती होगी और अन्न उपजाएंगे तो इससे क्या होगा, ये राज्य को टैक्स भी अच्छा मिलेगा। तो चारों तरफ से फायदा ही था नहरों के निर्माण से, तो इसी वजह से इसने क्या करवाया, नहरों का निर्माण करवाना प्रारंभ किया। अब इसने कुछ सैन्य अभियान किए थे, जैसे 1321 में प्रताप रुद्रदेव था तेलंगाना का शासक, इस पर इसने सैन्य अभियान किया। फिर इसने जामनगर का सैन्य अभियान किया। ये आपकी जामनगर का है, गुजरात में, 1324 में यहाँ पर क्या, और यहाँ का जो शासक था वो था भानुदेव द्वितीय। इसके बारे में जानकारी राजमुंद्री अभिलेख से मिलती है। राजमुंद्री अभिलेख संबंधित है किससे, राजमुंद्री अभिलेख संबंधित है भानुदेव द्वितीय से। फिर इसने बंगाल का अभियान किया था, बंगाल अभियान किया था, और यहाँ के शासक कौन थे, हरि सिंह देव थे। नेक्स्ट अभियान जो हुआ तिरहुत का अभियान हुआ, और यहाँ का शासक था हरि सिंह देव। यहीं से वापस लौटते समय क्या होता है, इसको जीतने के बाद में क्या होगा कि लकड़ी के गेट गिरने की से इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब पीछे जब देखो ये दिल्ली वापस लौट रहा था, तो बीच में ही इसके स्वागत के लिए एक महल बनवाया गया लकड़ी का, और उसी लकड़ी के महल में जाने से पहले क्या हुआ, उसके गेट गिर जाने की वजह से क्या होता है, वो इसकी उसमें दबकर मृत्यु हो जाती है। यह जहांपना में था। यह गेट अहमद याज ने बनवाया था। जो गेट बना था वो किसने बनाया था, तो ये अहमद याज ने बनाया था। और इसी की एवज में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। कारण क्या है इसका, कारण ये था कि देखो, जो निजामुद्दीन औलिया थे एक संत थे, और संत के साथ साथ क्या थे, ये जो थे दान वगैरह ले ले लिया करते थे, तो इनके पास बहुत ज्यादा धन था, धन बहुत ज्यादा था। तो इसी के धन को देखते हुए जो गयासुद्दीन तुगलक था, इन इससे इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स की मांग कर दी। ये बोले कि भाई मैं तो साधु संत आदमी, मेरे पास कहाँ से आया, तो नहीं। तो इसने क्या करा, इन्होंने देने से मना कर दिया, तो जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने धमकी दे दी वहीं से ही, बंगाल से, कि आते ही मैं दिल्ली आते ही पहले तुम्हें देखूंगा। तो इसी की एवज में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुजूर दिल्ली दूर रस्ते, कि दिल्ली अभी दूर है। शायद ऐसा हुआ कि दिल्ली दूर ही रहेगी गयासुद्दीन तुगलक के लिए, तो कि क्योंकि क्यों, बंगाल अभियान से वो कभी भी जिंदा वापस दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर रस्ते। तो दिल्ली दूर रस्ते का मतलब है दिल्ली दूर है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, जो निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर रस्ते। और इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना करवाई थी, और यहीं पर इसे दफनाया भी गया था। इसके मकबरे पर कलश और अमलक बना था। जो मकबरा बना था उस पर कलश भी बनाया गया और अमलक भी बनाया गया। तो इनकी कहानी खत्म हो जाती है, और अगले शासक बनेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, सबसे ज्यादा बेवकूफ सुल्तान था, ऐसा कहा जाता है। माना जाता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन पढ़ा लिखा भी था। शायद ऐसा मान लो कि शायद किस्मत में ने साथ ना दिया हो इसका, ये भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, इसका वास्तविक नाम जो था वो मलिक फखरुद्दीन था, वास्तविक नाम इसका। गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उल्लुगु खां की उपाधि दी थी। जो गयासुद्दीन तुगलक की पीछे मौत हुई, उसी को क्या हुआ था, उल्लुगु खां की इसने उपाधि दी थी। इसी ने जोना खां के नाम से ही, और इसे ही क्या कहा जाता है, जोना खां के नाम से जाना भी जाता है। उल्लुगु खां इसे, मलिक फखरुद्दीन इसे, जोना खां इसे ही कहा जाता है। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री, या जो अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीकी महाद्वीप में मोरक्को, और यहीं का व्यक्ति था एक इब्न बतूता, जो भारत आया था। इसका मतलब क्या है कि इसके शासनकाल में अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को देश का निवासी इब्न बतूता भारत आया था, जिसको ये क्या करता है, बाद में अपना प्रधानमंत्री भी बना लेता है। यह पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद का वितरण किया था, क्योंकि जब खुद योग्य था तो इसलिए क्या करता है, योग्यता के आधार पर ही पदों का वितरण करता है। इसी कारण हिंदुओं को उच्च पद देने की इसने शुरुआत कर दी। अब जो हिंदुओं को उच्च पद दिए जाएंगे, तो जो मुस्लिम लोग थे वो क्या शांत बैठेंगे, वो नहीं बैठेंगे शांत। सर्वप्रथम इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक हुआ जो इसने क्या करा, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। हिंदुओं के त्योहार जैसे होली में शामिल होता था, हिस्सा लेता था, भाग लेता था खूब अच्छी तरीके से। शत्रुजन्य मतलब पाली खाना मंदिर में भी गया था एक बार। अजमेर में चिश्ती दरगाह पर भी गया था ये। और बहराइच में ये जो सलार मसूद गाजी की दरगाह है, वहां पर भी ये गया था। अच्छे काम तो इसने किए, लेकिन क्या था, शायद किस्मत साथ न दे रही हो। इसने जिन प्रभा सूरी और जम्बूजी और तथा राजशेखर को संरक्षण भी दिया था, ये कवि थे, इनको भी इसने संरक्षण दिया।
दोआब के राजस्व में इसने वृद्धि कर दी, मतलब दोआब में जो कर था, दोआब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी गंगा नदी और इसी के बीच में आ रही है क्या, यमुना, इसी के पीछे यमुना नदी। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या होता है आपका, इसी को दोआब कहते हैं। जब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है तो ये क्षेत्र उपजाऊ बहुत ज्यादा होता है। उपजाऊ क्षेत्र में क्या कर दिया इसने, कर में वृद्धि कर दी। लेकिन इसकी देखो किस्मत, अब क्या होता है कि उसी वर्ष 7 वर्ष का अकाल पड़ना प्रारंभ हुआ, तो 7 वर्ष तक अकाल पड़ा। जो दो आब में राजस्व में वृद्धि की थी उसमें क्या हो गया, उसी दौरान वहां पर अकाल पड़ गया, जिस कारण क्या हुआ, इसे अपने राजस्व में जो वृद्धि की थी वो अपनी वापस लेनी पड़ी। और जो इसने किसानों को उल्टा ऋण दिया, फिर उल्टा ऋण देना पड़ा, और जो इसने किसानों को ऋण दिया उल्टा, उसे सौंदर्य ऋण कहा गया। सौंदर्य ऋण इसी को कहा गया, इसलिए इसने इसने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, इसी के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। और इसके साथ साथ अकाल संहिता के भी इसने निर्माण करवाया। अकाल संहिता मतलब अकाल से राहत पाने के लिए अकाल संहिता का इसने निर्माण करवाया था इसने। अब एक और देखो, काम ये भी गलत हुआ, राजस्व में वृद्धि करने के लिए इसने कर में वृद्धि कर दी, तो क्या हुआ, अकाल पड़ गया। उसी दौरान क्या हुआ, इसने फिर सोचा कि जो दक्षिण भारत था उस पर राज करना बड़ा कठिन हो रहा था। यहाँ पर जो इस दक्षिण भारत पर जब राज करना कठिन हो रहा था, इसने सोचा कि क्यों ना दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके दौलताबाद ले जाया जाए। इसी बीच में क्या होगा, तो दौलताबाद ले जाया गया राजधानी को, तो इसने दौलताबाद का नाम भी बदल दिया। इसने क्या रखा, कुतुबुल इस्लाम रखा। दौलताबाद का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा। और पुनः फिर से क्या हुआ, जब यहाँ पर बात नहीं बनी तो जो इस क्षेत्र के तो विद्रोह तो इसने संभाल लिए, जब दौलताबाद होगी राजधानी। लेकिन जो फिर दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था और जो उत्तर का क्षेत्र था, वहां पर फिर से परेशानी होगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा फिर से कर दी उन लोगों ने। तो इसी वजह से क्या हुआ, दिल्ली से राजधानी पहले दौलताबाद गई, और फिर क्या हुआ, दौलताबाद से फिर से राजधानी कहाँ ले आनी पड़ी इसे, दिल्ली फिर से स्थानांतरित करनी पड़ी। तो पहली गलती इसकी, दो आपके राजस्व में वृद्धि हुई, काल पड़ गया। दूसरी गलती हुई, राजधानी का क्या कर दिया इसने, स्थानांतरित कर दिया, लेकिन फिर से राजधानी को फिर से वहीं लाया गया। तीसरी गलती इसकी देखो, खुरासान पर अभियान किया। यहाँ का राजा था तरमा सरीन, इस पर अभियान करने की इसने विचार बनाया। और इसके लिए इसने कितने सैनिक तैयार करे, 3,80,000 सैनिक तैयार किए। लेकिन जो योजना थी, ये क्या रही, ये योजना फेल हो गई पूरी तरीके से। जो 3,80,000 सैनिक मिले थे और इनको एडवांस वेतन भी दिया गया था, जब एडवांस वेतन मिल गया तो ये क्या वापस कर रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, खजाना खाली हो गया इसी बीच में। फिर इसने अगला अभियान चलाया, कुराचिल अभियान। यहाँ पर इसके सैनिक जो थे, कुराचिल जो था, ये जो था तिब्बत का कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। तो ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर ठंड इतनी थी कि इसके सैनिक क्या हो गए, ठंड से ही मर गए। तो ये अभियान भी क्या रहा, फेल। तो चौथी गलती ये हुई इसकी। भाई पहली गलती क्या हुई, दो आपके क्षेत्र में क्या कर दिया इसने, कर में वृद्धि। दूसरी गलती ये होगी कि इसने जो राजधानी थी वो स्थानांतरित कर दी कहाँ, दौलताबाद। तीसरी गलती होगी इसकी, खुरासान पर अभियान। इसमें क्या हुआ, 3,70,000 सैनिक तैयार करे जिनको अग्रिम वेतन दिया गया। चौथी गलती होगी कुराचाल पर अभियान, यहाँ पर क्या हुआ, सैनिक ठंड से मारे गए। और पांचवी गलती फिर से हुई एक और, कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया भारत में। सांकेतिक मुद्रा कैसी होती है, जैसे आप देखते हैं ना वर्तमान में बिटकॉइन चल रहा है, ये इस तरह की कुछ मुद्रा होती थी। और इसने दोकनी नामक सिक्के चलवाए थे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये ठीक से नहीं चल पाए। अब इसने किसकी तर्ज पर चलाए थे, तो मंगोलों में, या मंगोल जो वो थे लोग, वो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग कर रहे थे। उसी की तर्ज पर इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, ये भी पूरी तरीके से फेल हो गया। इसी कारण, इतना कुछ करने के कारण ही एडवर्ड टाइम्स ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। एक इतिहासकार हुए हैं एडवर्ड टाइम्स, इसी कारण ये कहते हैं कि ये धनवानों का राजकुमार है। सर्वप्रथम इसने चमड़े के सिक्के चलवाए, और इन्हीं चमड़े के सिक्कों को क्या नाम दिया गया, अदली। इनको अदली नामक सिक्का कहा गया। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय में हुए। कई तो ऐसे क्षेत्र होंगे, क्या होंगे जो स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे जब दौलताबाद से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई, तो इसी बीच में क्या हुआ, जो दक्षिण भारत में था बहमनी साम्राज्य और जो विजयनगर साम्राज्य था, ये दोनों अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। देखो सवाल यहाँ से उठता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। दो राज्य निकल कर आते हैं, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर साम्राज्य। तगी का विद्रोह गुजरात में था, तगी का विद्रोह ये हुआ, और सिंध में ही जब ये इस विद्रोह को दबाने के लिए गया, तो सिंध के थट्टा के पास ही इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसकी कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब देखो,
इसमें क्या हुआ? तो इसकी मृत्यु पर एक लेखक है, इतिहासकार है बदायूनी। बदायूनी ने कहा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि राजा भी बड़ा दुखी था, जितनी भी योजनाएं चलाता था वही सभी बेकार जाती थी, कामयाब नहीं होती थी। प्रजा इसलिए दुखी थी कि जो राजा योजनाएं चला रहा था वो एक भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही थी, तो प्रजा इसलिए दुखी थी। तो इसीलिए इस बदायूनी ने इसकी मृत्यु पर यह कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अगला शासक बनेगा फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 तक शासन करेगा। इसका वास्तविक नाम जो था वो कमलुद्दीन फिरोज था। अब तक देखो ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जा रहा था, लेकिन ये पहला शासक होगा जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित की ब्राह्मणों से सबसे पहले जजिया कर लेने वाला कौन सा शासक था, क्या कौन सा सुल्तान हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक हुआ। तो देखो कुछ नोट है यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत में 4 सुल्तान ऐसे थे जिनकी माताएं क्या थी? हिंदू थी। एक तो यही था फिरोज शाह तुगलक, दूसरा था गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा था सिकंदर लोदी और चौथा होगा नासिरुद्दीन फिरोज। इनकी माताएं क्या थी? इनकी माताएं हिंदू थी। बन्नी कहता है कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला आदर्श सुल्तान था। मतलब अच्छा सुल्तान था कहने के लिए। इसके बारे में यदि कुछ अच्छा कहा, ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में यदि किसी सुल्तान के बारे में अच्छा कहा जा सकता है तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक होगा। और इसी को ही क्या कहा जाता है? सच्चा मुसलमान भी इसी को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। इसका मतलब इसका तो राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला कब? एक तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई सिंध में थट्टा के पास, वहां पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, और फिर दिल्ली में आने के बाद इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अकाल संहिता को खत्म कर दिया। किसने किसने चालू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? जब 7 वर्ष का अकाल पड़ा था दोआब क्षेत्र में, तो वहीं पर इसने अकाल संहिता का निर्माण करवाया था, जिसको समाप्त कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने इसके साथ साथ 24 कष्टकारी जो कर लगे हुए थे इनको भी समाप्त कर दिया। जैसे ये मान लो कि भारत में आज वर्तमान में क्या है? जीएसटी। जीएसटी से पहले क्या था? दुनिया भर के कर लगते थे, कभी कस्टम का कुछ, कभी वैट, कभी वेज। तो ये सब इस तरह के वो लगते थे, लेकिन वो क्या कर दिया, जितने भी ये कर लगते थे भारत सरकार ने क्या करा, इनको एक ही कर में बदल दिया, जीएसटी। तो इसने भी क्या कर दिया, इन्हीं सभी करों को समाप्त कर दिया और एक कर लगा दिया इन पर। आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला ये प्रथम शासक था कि किसके पास कितनी आमदनी होती है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किस व्यक्ति के पास कितना धन है, उसका ब्यौरा तैयार करने के लिए इसने क्या करा, एक रजिस्टर तैयार करवाया। और ऐसा करवाने वाला क्या था? ये पहला शासक बनता है। इसने मृत्यु दंड को खत्म कर दिया। मतलब मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाएगा किसी को। इसने दासों के लिए दीवाने बंदगा नामक विभाग का गठन किया। इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा दास भी थे। तो पूछ सकता है कि किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक दास थे? तो फिरोज तुगलक के। दारुल सफा ये एक अस्पताल था। कैसा अस्पताल था? निशुल्क अस्पताल था। इसने इसकी स्थापना करवाई। दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना करवाई। इससे क्या होता था? आर्थिक सहायता दी जाती थी इसके तहत। मतलब जो मुसलमान लड़कियां हैं उनकी शादी करवाई जाती थी। जो शादी के मतलब एक तरीके से जिनके पेरेंट्स शादी कराने में क्या थे, असमर्थ थे, उन्हीं की शादी करवाई जाती थी। और वो उससे जो पैसा, शादियों में जो पैसा खर्च होता था वो कहाँ से जाता था निकल कर? वो जाता था दीवाने खैरात से। इसका मतलब जो शादी ब्याह होते थे वो जो पैसा दिया जाता था वो दीवाने खैरात नामक विभाग से निकाल कर दिया जाता था। बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर की इसने स्थापना करवाई। पेंशन विभाग की इसने स्थापना करवाई। दीवान इमारत की इसने स्थापना करवाई। और फलों के बागान इसने लगवाए थे। इतलाक प्रथा की इसने शुरुआत की थी। इतलाक प्रथा क्या थी? ये एक प्रकार की हुंडी होती थी, जिसकी सहायता से क्या करते थे, जो सेना होती थी, सैनिक होते थे, वो राजस्व अधिकारी से अपना वेतन प्राप्त करते थे। एक तरीके से कार्ड दे दिया जाता था कि जी हमारा ये कार्ड है, और हम सेना के क्या हैं, हम क्या हैं, सैनिक हैं। और इस कार्ड को दिखाकर आप वो क्या क्या ले लेते थे, वहां से राजस्व अधिकारी से वेतन प्राप्त कर लेते थे। इसी कारण इसके काल को भ्रष्टाचार का भी काल कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड का प्रयोग कई बार हो जाता था, कई कई बार कर लेते थे ये लोग। तो इसी कारण क्या होगा, ये सवाल आपका पीसीएस 2022 में पूछा गया है कि सबसे भ्रष्टाचारों का काल किसे कहा जाता है? तो भ्रष्टाचारों का काल किसे कहा जाता है? भ्रष्टाचार का काल फिरोज शाह तुगलक के काल को कहा जाता है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसी ने करवाया है। इसके लिए इसने हर्ब ए सब नामक सिंचाई कर की शुरुआत की थी। प्रत्येक शुक्रवार को सभी सुल्तानों का खुतबा पढ़ा जाता था। लेकिन लेकिन क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का खुतबा नहीं पढ़ा जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण की ही नहीं थी।
इसने ससगनी, आधा और विक नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इसने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर नामक शहर की स्थापना करवाई। जौना खां कौन है? जौन खां था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां की याद, जिसका नाम दूसरा नाम क्या था? जौना खां। और इसी की याद में इसने जौनपुर नामक शहर की भी स्थापना करवाई। इसे ही भारत का सिराज कहा जाता है। इसे, जौनपुर को, क्योंकि ये शिक्षा का केंद्र था उस समय। जौनपुर जो था दिल्ली सल्तनत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा था। इसी कारण से क्या कहा गया? भारत का सिराज कहा गया। इसी में सुल्तान इब्राहिम ने अटाली और जहाजिरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इब्राहिम ने। नेक्स्ट, जौनपुर को अलग से पढ़ेंगे बाद में। इसने फिरोज शाह फिरोजाबाद की स्थापना करवाई, जो उत्तर प्रदेश का जिला भी है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ये। इसने कबीरुद्दीन औलिया के मकबरे की सजावट की थी, जो लाल गुम्बद से के नाम से जाना जाता है। इसने काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद और खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया। इसने ताश घड़ियाल का निर्माण भी करवाया और फिरोज शाह कोटला नामक महल का भी निर्माण करवाया। कहाँ? दिल्ली में, जो फिरोज शाह कोटला के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन आज तो इसका वर्तमान में नाम बदल गया। जरा देखो कमेंट बॉक्स में, आप इसका जरा नाम बताओ कि फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर किसके नाम पर, किस नेता के नाम पर, या किस राजनीतिक नेता के नाम पर किया गया है? देखें, वरना मैं अगले अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि किसके नाम पर रखा गया था। थोड़ा प्रयास करना। नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन अगला शासक बनेगा, नसीरुद्दीन महमूद। इसने मलिका उस सर्क को जौनपुर दे दिया था। एक व्यक्ति था मलिका उस सर्क, इसको जौनपुर दे दिया। और इसी ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। सरकी वंश की स्थापना जौनपुर में किसने की थी? तो मलिका उस सर्क ने। भारत में तैमूर का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ और तैमूर ने दिल्ली को खिज्र खां को सौंप दिया। मतलब नसरुद्दीन को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से उतारकर और नया अपना ही फेवर का व्यक्ति यहाँ पर बैठा दिया, जिसका नाम था खिज्र खां, जिसने दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की क्या डाली? नींव डाली या स्थापना की। इसे इसी ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तारीख मुबारक शाही की रचना यहिया बिन अहमद सर हिंदी ने की थी। ये एक ग्रंथ है। फिर अगला वंश शुरू होगा हमारा सैयद वंश। देखो सैयद वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थे वो हमने तीन पढ़ लिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि क्रम में लगा हुआ तो फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खिज्र का 14 से 21 तक शासन करेगा। तुगलक वंश के शासन की समाप्ति तक अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए थे। बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो गए थे। इस कठिन परिस्थितियों में तुगलक वंश की राजगद्दी किसके हाथों में आ गई? सैयद वंश के हाथों में आ गई। और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। यह स्वयं को इस्लाम धर्म का संस्थापक तथा पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता है। ये खुद को, इसके पिता का नाम नासिरुद्दीन मुल्क मर्दान था। जो क्या था? जो नासिरुद्दीन मुल्क नाम, इसका पिता का नाम था, जो क्या था? मर्दान दौलत का पुत्र था। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला ये एकमात्र क्या थे? सिया वंश था। देखो दो वंश होते हैं मुस्लिमों में, सुन्नी और सिया। ठीक। तो सुन्नी, अब तक सुन्नी शासन कर रहे थे, अब कौन शासन कर रहा है? सिया वंश के लोग। इसलिए इसी कारण इसने किसकी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। अगला शासक बनेगा मुबारक शाह, 1421 से 1434 तक। खिज्र खां का पुत्र था। सुल्तान की उपाधि धारण करता है ये। इसने मुबारकाबाद नवीन नगर की स्थापना की थी, जो कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है, दिल्ली के पास। इससे असंतुष्ट लोगों ने संगठन बनाया, जिसका वजीर बना कौन? सरवरुल मुल्क। सरवरुल उल मुल्क को वजीर बनाया गया और अंत में सिद्धपाल ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। इस संगठन में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, मुबारक शाह की हत्या करने में। अगला शासक बनेगा मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 तक शासन करेगा। यह मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। इसने सरवर मुल्क को खाने जहां की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि उसी की मदद से ही तो ये सुल्तान बनता है। इसका साथ किसने दिया? बहलोल लोदी देता है इसका साथ, जो क्या था? अफगान सरदार था, अफगान सूबेदार था, जिसने सभी विद्रोहियों को दबाया। इससे खुश होकर बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। और आपस में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। इस संकट में 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसी संकट में, मतलब कोई संकट आया और जिस कारण क्या हुआ? मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो गई। और अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा अलाउद्दीन आदिल शाह। ये क्या होगा? ये एक पूरी तरीके से अयोग्य शासक होगा।
और जब शासक अयोग्य होगा तो कोई ना कोई तो इसकी कमजोरी का क्या होगा, फायदा उठाएगा ही। तो यहाँ के मालिकों और अमीरों ने मोहम्मद शाह के पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कैसा था, ये अयोग्य शासक था। और 1451 में महलोल लोदी क्या करता है, इसको गद्दी से हटाकर लोदी वंश की स्थापना कर देता है। और ये क्या था, प्रथम अफगान शासक था। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था, तो लोधी वंश। और लोधी वंश में भी कौन, तो बहलोल लोधी। ये आप ध्यान रखना, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब पहला अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोधी था। तो लोधी वंश की स्थापना यहाँ हो जाती है। बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान शासक थे। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले प्रथम अफगान शासक कौन थे, तो बहलोल लोधी था। इसने सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया था। यह ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो वो था बहलोल लोधी। इसी ने जौनपुर को जीता था। जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिला लिया। जो जिसके ये मल्लिका उस सर के पास था ये जौनपुर। और मल्लिका उस सर के पास से किसने ले लिया, जौनपुर को छीन लिया या जौनपुर को जीत लिया, बहलोल लोधी ने। फिर अगला शासक बनेगा सिकंदर लोधी। इसकी माता का नाम जयबंद था। ये मैंने पीछे ही बताया था कि 4 शासक ऐसे हैं जिनकी माताएं क्या थी, हिंदू थी। तो सिकंदर लोधी की भी माता क्या थी, हिंदू। कौन थी ये, सोनार पुत्री थी। किसी सोनार की पुत्री थी। इसने हिमाचल प्रदेश में के नगरकोट में ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट करवा दिया। जो ज्वाला देवी का मंदिर था उसको इसने नष्ट करवा दिया। इसने गजे सिकंदरी नामक भूमि पैमाइश की शुरुआत की। मतलब भूमि पैमाइश के लिए इसने किस पैमाने का प्रयोग किया, गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रयोग किया। और 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी। अच्छा देखो, इसके कारण क्या थे स्थापना करने के। स्थापना करने के कारण आपको पढ़ने पड़ेंगे मेंस में। वहां पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर कारण क्या रहा सिकंदर लोधी के द्वारा आगरे की स्थापना करने का। ठीक, आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता नहीं। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। कौन, यही सिकंदर लोधी। और इसका वजीर कौन था, मया भुइया था। मया भुइया था जिसने संस्कृत का औषधि ग्रंथ था, औषधि ग्रंथ का अनुवाद किया था किसने, फारसी में। किस नाम से किया था, तो फरंगे सिकंदरी के नाम से किया था। संगीत पुस्तक की रचना लज्ज ए सिकंदरी के नाम से की इसने। इसने मोठ मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। और कबीरदास जो थे वो किसके समकालीन थे, कबीरदास सिकंदर लोधी के ही समकालीन थे। समकालीन का मतलब ये होता है कि दोनों साथ साथ रह रहे हो। साथ साथ का मतलब कि दोनों लगभग समान आयु के हों। इसे ताजिया पर प्रतिबंध लगवा दिया इसने। अगला शासक और अंतिम शासक होगा दिल्ली सल्तनत का 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी में देखो क्या होगा, देखो इब्राहिम लोदी से परेशान थी जनता भी, और इब्राहिम लोदी से परेशान थे आसपास के राज्य भी। छोटे राज्य थे, जो राजपूत राज्य थे, वो भी परेशान थे। तो इसी कारण क्या होता है कि इब्राहिम लोदी से परेशान थे, तो इसको कुछ लोग न्योता दे देंगे बाबर को भारत पर आने का। और भारत पर आने का न्योता दे देंगे, तो इसी बीच में क्या होगा, तो इनका युद्ध होगा, पानीपत का युद्ध। जिसमें दोनों भिड़ जाएंगे 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर। जिसमें क्या होगा, बाबर पूरी तरीके से इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाएगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा और बाबर दिल्ली में मुगल वंश की नींव डालेगा। कैसे, तो इससे पहले बाबर से पानीपत का प्रथम युद्ध होने से पहले ही क्या हुआ था, खतौली का युद्ध हुआ था। किसके साथ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें क्या होगा, इसमें राणा सांगा जीत तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है इसमें। इसका मतलब ये कहा जाता है कि खतौली का युद्ध राणा सांगा जीतने के बाद भी क्या हो गए, हार गए। क्यों, क्योंकि इसे भोगने के लिए तो कोई बचा ही नहीं। क्योंकि जब हाथी कट गया तो वो किस काम का। तो इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, किसने, इब्राहिम लोदी ने। और ग्वालियर पर आक्रमण कर विक्रमजीत सिंह को इसने हरा दिया। और इसी ने आत्मसमर्पण कर दिया था बाद में। जब इसने आत्मसमर्पण कर दिया तो इसने इसका क्षेत्र, इब्राहिम लोदी ने इसका क्षेत्र इसी को वापस दे दिया। और इसी कारण इसी की एवज में आकर मदद करने चला आता है, कहाँ, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में विक्रमजीत सिंह मदद करता है किसकी, इब्राहिम लोदी की। और इसी, जब इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, तो ये क्या, विक्रमजीत सिंह तो जो था वो बाबर के पुत्र हुमायूं से मित्रता का हाथ बढ़ा लेता है। और इस पर ही क्या होता है, जो इसके पास, विक्रमजीत के पास क्या था, कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा भेंट स्वरूप दिया जाता है किसको, हुमायूं को। तो
1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है किससे? बाबर से। पूरी तरीके से हार जाता है और युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। अब देखो, इसी क्षेत्र में, इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुगलम और पद्धति का प्रयोग, और इसी में ही पहली बार भारत में किसका प्रयोग हुआ? तोपों का प्रयोग हुआ था। ध्यान रखना, बारूद का प्रयोग तो पहले से हो रहा था दक्षिण भारत में, लेकिन तोपों का प्रयोग सब पहली बार कहाँ हुआ? वो इसी क्षेत्र में या इसी युद्ध में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? तो विक्रमजीत सिंह ने दिया था, जो बाद में किसका मित्र बन जाता है? हुमायूं का। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद ही ये इसका मित्र बन जाता है, और इसी बीच में क्या देता है इसको? कोहिनूर हीरा भेंट स्वरूप प्रस्तुत करता है किसके पास? हुमायूं के पास। देखो, ये हो जाता है आपका फिनिश, आपका दिल्ली सल्तनत। इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है? ये इतना पढ़ा दिया सफिशियंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, लेकिन बस आपको क्या है, एक सटीक वे में, एक कंसंट्रेट होकर आपको ये वीडियो देखना है। और उसके बाद में यदि लगे आपको कि इसकी पीडीएफ भी होनी चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि वो टेलीग्राम नहीं यूज कर रहे, तो आप व्हाट्सअप पे ही, आप व्हाट्सअप का लिंक भी नीचे, लिंक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, तो वहां भी आप क्या कर सकते हैं, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, यदि आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री की, या मॉडर्न हिस्ट्री की, या मिडेवल हिस्ट्री की, या फिर इन तीनों की ही कंप्लीट पीडीएफ चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और यदि आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, तो हार्ड कॉपी के लिए भी आप मेल कर सकते हैं, और मेल में ही आपको हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, तो आज इतने के इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू।